जैसे आप कह रहे थे ना, ये जमा हो जाती है मैगी या ये सब, हाँ, तो बेसिकली ये फैट की फॉर्म में जमा होती है लिवर फैट में। की फूड सबसे कॉमन इश्यू लोग क्या आता है स्टमक के रिलेटेड। तो बड़ा भ्रम रहता है कि मैं तो बियर ही पीता हूँ, पेट में दर्द होना, गैस का बनना या कोई एसिडिटी का बनना। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि इस नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। एक तो वो शुगर बढ़ाते हैं, हम्म, एकदम से शुगर बढ़ती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दुनिया में एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का और डायबिटीज का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंदर गोयल। ही इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जिनको नहीं पता, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक फील्ड है जिसमें हम स्टमक, लिवर और इंटेस्टाइन्स को स्टडी करते हैं। डॉक्टर सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आ, बढ़िया। हम शुरू करेंगे इस इंटरव्यू को। स्टार्टिंग में पूछना चाहूंगा कि आपने खुद स्टडी कहाँ से की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कैसे आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने? हाँ, बेसिकली ये काफी लंबा सफर था। ओके। सबसे पहले एमबीबीएस करी मैंने। एमबीबीएस करी मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से। फिर उसके बाद मैंने हमको एमडी करनी पड़ती है, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। हाँ जी। वो मैंने विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद है गुजरात में, वहाँ से करी। फिर उसके बाद जो मैंने डीएम होती है हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, वो ट्रेनिंग मेरी थी सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हॉस्पिटल है मुंबई में, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में दो तीन चीजें आती हैं, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड लिवर। स्टार्ट करेंगे स्टमक से। सबसे कॉमन इशू लोग क्या आते हैं स्टमक के रिलेटेड जो आपके पास आते हैं पेशेंट्स? बेसिकली पेट के अंदर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, जो पेट के अंदर जो ऑर्गन सारे आते हैं, पेट भी आता है, आंतड़ियां भी आती हैं, हाँ जी। लिवर भी आता है, हाँ जी। पैंक्रियाज भी आता है, ठीक है। ये सारी, इवन जो अपनी फूड पाइप बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ये सब भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का पार्ट ही होता है। ओके। तो अगर हम पेट की बात करें, स्टमक की स्पेशली, तो स्टमक में जो मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स आते हैं, उसमें ज़्यादा होता है पेट में दर्द होना, गैस का बनना या कोई एसिडिटी का बनना। ये सारे जो हैं, ये मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। ओके, एसिडिटी और गैस की बात की आपने। ये मुझे लगता है कि सबसे कॉमन इश्यूज है इंडिया में, एसिडिटी गैस बनना। और ये रिसेंट ईयर्स में बढ़ बहुत रही है। एसिडिटी गैस पहले इतनी नहीं होती थी, ज़्यादा बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? बेसिकली एसिडिटी और गैस का जो मेन रीजन है, ये बेसिकली अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेज हैं। ठीक है। जो जो सिम्टम्स हैं, ये बेसिकली उन डिजीज के हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। जैसे कि आजकल क्या हो गया, जो जंक फूड है, जो बाहर के खाने का चलन है, वो ज़्यादा हो गया है। हाँ जी। इसलिए जंक फूड खाने से, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से, हाँ जी। जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, सारा दिन ऑफिस वर्क है या टेबल वर्क है, तो इन सारी चीज़ों से एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो गई है। होती है। इसके प्रिवेंशन मेथड्स आप क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया, इसका कारण क्या है, इट्स बैड लाइफस्टाइल। तो हाँ इसका जी। इलाज भी गुड। चेंज ऑफ योर बैड लाइफस्टाइल। इसमें हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में, जैसे कि आप जो खाते हैं वो पेट भर के ना खाएं। यू यू स्मॉल फ्रीक्वेंटली, थोड़ा खाओ और पर बार बार आप उसी खाने को बांट के खा सकते हो। ठीक है। फिर उसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा एसिड बनाती हैं, जैसे कि जंक फूड है, फास्ट फूड है, ज़्यादा ऑयली फूड है, ज़्यादा फ्राइड है, ज़्यादा स्पाइसी है, मिर्च मसाले वाला। हाँ जी। तो और ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, जर्दा, इन चीज़ों का जो जो सेवन है वो कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेथड्स, ओके। प्रिवेंशन के बाद आता है क्योर। अगर किसी को एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई सबसे इजी या सबसे क्या कह सकते हैं कॉमन क्योर क्या होगा? क्योर तो मतलब बेसिकली उसका इलाज ही वो है, चेंज इन योर लाइफस्टाइल। हाँ इसका जी। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है अभी जो लाइलाज है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये ठीक हो जाती हैं। बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें एसिडिटी की वजह कुछ ट्यूमर्स होते हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं, वो लाखों में होते हैं, तो वो बहुत ही अनकॉमन होते हैं। अदरवाइज ये टोटली क्योरेबल प्रॉब्लम है। ठीक है। आगे हम देखें तो कब्ज हो गया, डायरिया हो गया, ऐसी बीमारियां भी बहुत देखते हैं हम आजकल। उसका मेन रीजन क्या है? अगेन जो जो कब्ज है, इसका मेन कारण वही है, जो जो हमारा लाइफस्टाइल है। अगेन
और हालांकि इसमें और भी कई कारण हो सकते हैं। जो मेन कारण है लाइफस्टाइल है बेसिकली। एक तो लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, जो हम फाइबर्स हैं वो डाइट में कम ले रहे हैं। जैसे फाइबर्स किस में ज़्यादा होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, और जो जो अपना अनाज होता है उसमें होते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाने लगे हैं, बाहर की जो होटल्स का रेस्टोरेंट्स का खाना मंगवा के खाते हैं, तो उन सब में जो है बेसिकली मैदे का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसमें लो फाइबर डाइट है। ठीक है। इवन इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ नॉन वेज, तो नॉन वेज में भी ज़्यादा जो लेस फाइबर होते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम उनको ज़्यादा हो सकती है। ठीक फिर है। अगर लैक ऑफ वाटर, अगर पानी भी आप कम पी रहे हो, वो भी एक कारण होता है जिससे कि कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसी तरह अगर हम डायरिया की बात करें, हाँ जी। तो वो डायरिया भी बेसिकली जो हम दूसरे कारण हैं, जो जैसे कि बड़े अनकॉमन है, उनको छोड़ दें तो जो कॉमन चीज़ें हैं, वो जो 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 कारण होते हैं, जो हम बाहर का खाना खाते हैं उससे हमको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। जो कहीं हम ढाबों में, रेस्टोरेंट में कहीं बाहर का पानी पीते हैं, तो जो फूड हैंडलर होते हैं उनका कोई गंदा हाथ लग जाता है हमारे खाने में, तो उससे बहुत सारी इन्फेक्शन आ जाती हैं। वो एक बड़ा कारण है जिससे कि हमारा जो पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, कई लोगों को जो बाहर का हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे एडिटिव्स डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स। तो वो सारे बड़े नुकसानदायक हैं, उनसे भी पेट गड़बड़ होने की संभावना बहुत होती है, और उससे कई बार बहुत तरह के कैंसर भी होते हैं। ओके। यस, कैंसर्स कैसे? जो जो बहुत सारे जो कलरिंग एजेंट्स हाँ हैं जी। जो हम फूड में डाले जाते हैं, या मल्सीफायर्स होते हैं, हाँ जी। अगर उसके बारे में हम पढ़े तो उसमें बहुत सारे हैं जो हमारे पेट के अंदर बहुत सारी तरह के कैंसर्स करते हैं। ओके। यस। ऑलराइट। आपने मैदे की बात की थी पहले कि मैदे से कब्ज होता है। तो मैदा, मैंने ये चीज़ बहुत कॉमनली सुनी भी है कि मैदा नहीं खाना चाहिए, इससे कब्ज होता है, इससे बीमारी होती है पेट की। तो मैदे में ऐसा क्या है कि उससे होता है ऐसा? मैदा बेसिकली क्या है, ये गेहूं से बनता है, पर हाँ जी। इसमें क्या वो सारा फाइबर निकाल देते हैं, तब वो मैदा बनता है। बोलते हैं हम। ओके। तो बेसिकली जो इट्स वेरी लो इन फाइबर, तो उसमें हम्म। फाइबर की कमी बड़ी होती है, तो उसकी वजह से ये होता है। कॉन्स्टिपेशन करता है, और ये गैस भी ज्यादा हाँ जी। बढ़ाता हाँ है, जी। ब्लोटिंग ज्यादा होती है, हाँ तो जी। ये इस वजह से मैदा अच्छा नहीं होता हाँ। हमारी आंतड़ी के लिए। ठीक है। आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं कॉमन सेइंग है घरों में कि पेट में जम जाएगा मैदा, कि मैगी खाओगे पेट में जम जाएगी। तो पेट में जमने का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसे तो कोई जमने का तो कुछ नहीं है, जमता तो कुछ नहीं है हाँ पेट जी। के अंदर। हाँ जी। जो भी हम खाते हैं वो यूजली पॉटी से हमारी निकल जाता है, और जो कुछ अब्जॉर्ब होना होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है आंतड़ी से, और हाँ जी। उससे न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं या फैट चला जाता है, तो उससे हम्म। ज्यादा मैदा खाने से मोटापा ही होता है। ओके। जमने का मतलब वो आम भाषा में बोलने वाली बात है, पर ऐसा कोई अंदर ऐसा नहीं नहीं है भी होती। वो जम जाए। ठीक है। बाकी जंक फूड की बात कर लें तो हम्म। अगर हम घर का खाना भी देखें, उसमें अगर हम ज़्यादा मसाले डाल दें या ज़्यादा ऐसा एडिटिव्स डाल दें, तो उससे भी कब्ज हो जाता है। तो क्या मसाला एक रीज़न है इन बीमारियों का? मसाले से, हाँ, पेट की बीमारियां तो हो ही सकती हैं। ज्यादा मसाला खाने से यूजली हम्म। बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, हम्म। जलन होनी शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न बोलते हैं जिसको। हम्म। और कई लोगों को उसकी वजह से जो एनल एरिया है हमारा, पॉटी करने की नीचे जगह है, उसमें भी बहुत लोगों को वहाँ पे इचिंग होती है। ओके। तो मिर्च खाने से ये सारी प्रॉब्लम है। कई लोगों को उससे जब एसिड ज़्यादा बनता है तो पेट के अंदर अल्सर्स भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। डेफिनेटली ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से हो सकती हैं। हो सकती है। हम देखें इंडियंस जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं मसालों का रेदर देन द फॉरेन कंट्रीज। हम्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द हाई यूजेज ऑफ मसालास हम इंडियंस इम्यून भी हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, इम्यून तो कह नहीं सकते। मतलब हम्म। बेसिकली जो भी चीज़ हम बचपन से खाते हैं, तो वो हम्म। थोड़ा हमारी बॉडी को एक आदत सी पड़ जाती है। थोड़े बहुत मसालों की हम सबको आदत होती है। हाँ जी। अगर हमारी जगह कोई फॉरेनर या वेस्टर्नर स्पेशली हाँ। मसाला खाए, तो क्योंकि उसकी बॉडी को आदत नहीं है टॉलरेट बचपन नहीं से, कर तो उसको सकता। टॉलरेट नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इट्स नॉट लाइक इम्यून की बात है, क्योंकि ये कोई ऐसी अच्छी चीज़ तो है नहीं, या कोई इन्फेक्शन तो है नहीं अभी हम इम्यून हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बेसिकली आदत की बात बन जाती है। जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं उसको हम इजीली झेल पाते हैं। हाँ जी। बस यही है, और इसमें कोई हम्म। ऐसा इम्यूनिटी की कोई बात नहीं है मसालों के साथ। ओके। इंडियन फूड की और बात करें तो हाँ, हमारे घरों में दही बहुत यूज़ होता है। उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं।
तो प्रोबायोटिक्स का हमारी हेल्थ पे क्या असर रहता है? हाँ, दही जो है एक बहुत अच्छा सोर्स है हाँ जी। प्रोबायोटिक पोस्टबायोटिक्स। तो बेसिकली जो दही होता है जो भी प्रोबायोटिक्स होते हैं और जिनको कि हम आम भाषा में कहें तो वो अच्छे बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया माना जाता है। हाँ जी। तो वो अंदर जाके हमारी जो आंतड़ी है उसमें खरबों बैक्टीरिया हैं जिसमें बहुत सारी टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बुरे वाले भी होते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मली क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं। ठीक है? तो कई बारी जब इन्फेक्शंस होती हैं या अंदर का जो फ्लोरा हमारा चेंज हो जाता है आंतरिक का, तो बुरे वाले कई बारी ज़्यादा होते हैं, अच्छे वाले कम हो जाते क्या हैं। होगा? तो जब बुरे वाले ज़्यादा होते हैं तो कई बारी अपने पेट में जो बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं, गैस का बनना, पेट में दर्द रहना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, बहुत सारा के अलग-अलग सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो प्रोबायोटिक एक तरह के गुड बैक्टीरिया हैं जो हम अगर अच्छे से रेगुलर सेवन करते हैं तो वो अपने आंतड़िक के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो प्रोबायोटिक इस तरह हमारी आंतड़िक के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए हाँ जी। एक अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो क्या इसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, मतलब इनटेक करना चाहिए? प्रोबायोटिक अगर आप लाइक इन द फॉर्म ऑफ फूड, जैसे कि प्रोबायोटिक में जैसे दही हो गया हाँ जी। या योगर्ट हो गया, इस हाँ तरह जी। की चीज़ें आप नेचुरली लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। या आप बहुत सारे फाइबर्स लें क्योंकि फाइबर्स भी हमारी आंतड़ी में जो प्रोबायोटिक्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं। तो हाँ। अदरवाइज मैं जो दवाइयाँ आती हैं प्रोबायोटिक्स की वो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा रूटीन बेस पे लेने के लिए, क्योंकि एक तो वो बहुत महंगी होती हैं, वो अननेसेसरी और नहीं लेनी चाहिए कोई भी दवाई। उसकी बजाय आप प्रोबायोटिक लेना ही चाहते हो तो आप नेचुरल जो फूड्स हैं उनको आप ज़्यादा कंज्यूम करें। ओके। अब मैं इस इंटरव्यू को थोड़ा रिलीजियस तरह लेके जाना चाहूँगा, थोड़ा उस तरफ पे लेके जाना चाहूँगा। हमारे रिलीजन्स में, अलग-अलग रिलीजन्स में फास्टिंग बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है। अगर हम हिंदू देखें तो फास्ट अलग-अलग होते हैं, मुस्लिम्स में भी फास्ट होते हैं। तो क्या फास्टिंग हमारे डाइट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है? यस, फास्टिंग का भी जो कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हैं हमारी बॉडी में। बेसिकली जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक तो जो है हमारे जो एक तरह का जो मैं आम भाषा में बोलूँ आंतरिक और पेट को थोड़ा रेस्ट मिलता है। ठीक है। तो उससे बेसिकली जो दूसरा ये अपना जो वेट लॉस है उसमें भी हेल्प करती है। हेल्प करती है। तो फास्टिंग इज हाँ जी। बेनिफिशियल, ठीक है। डेफिनेटली बेनिफिशियल। हुँ। बट अगर हम उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करें, ठीक है। अदरवाइज अगर हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं हाँ जी। तो वो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को कम करती है, डिप्लीट करती है। ओके। ठीक है, ज़्यादा फास्टिंग भी अच्छा नहीं होता। अच्छा। वंस इन अ व्हाइल इफ यू आर डूइंग फास्टिंग दैट इज दैट इज़ ओके। ओके। आजकल जेन ज़ी में एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसमें 14 घंटे फास्ट करके देन दे ईट। उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में? डेफिनेटली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें कि 15 या 16 घंटे हम फास्ट करते हैं, हाँ जी। 7 to 8 hours we consume in that window। हाँ जी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड मेथड, हुँ। जो अच्छा तरीका है जिससे कि हम वेट लॉस कर सकते हैं, अपना वेट शेड करते हैं। दैट इज द one thing which is helpful हुँ। in decreasing your weight or shedding your weight। ओके। आगे बढ़ते हैं लिवर की तरफ। फैटी लिवर या लिवर की और डिजीज़ेज़ जो होती हैं, इनसे बचने का क्या तरीका है? कोई प्रिकॉशंस या कोई प्रिवेंशन मेथड्स आप बताना चाहें? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फैटी लिवर क्यों होता है। अगर हमको ये पता है तो हम उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो फैटी लिवर बेसिकली जो होने के मेन कारण है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है अल्कोहल, दारू का सेवन। ठीक ठीक है। है। हाँ जी। दूसरा इसका अगेन मैं वही बोलूंगा, बैड लाइफस्टाइल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, जो कि उनमें होता है जो दारू नहीं पीते हैं पर उनको फिर भी फैटी लिवर होता है। वो आमतौर पे किनको होता है, जो जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ओवरवेट हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, बैड लाइफस्टाइल है, बेसिकली उनको फैटी लिवर होता है। ठीक है। या जो डायबिटिक है उनको भी फैटी लिवर हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो बेसिकली और बहुत सारी दवाइयां हैं जो भी कर सकते हैं, बट मेन जो कारण होते हैं फैटी लिवर के, दारू है, बैड लाइफस्टाइल, ओवरवेट है, या डायबिटीज है। डायबिटीज़। तो अब इनके जो रोकने का या प्रिवेंटिव मेथड भी उसी में फिट होते हैं। अगर आप अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हो तो उसको कम करना चाहिए। हाँ जी। अ, फिर अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट को अपनी हाइट के हिसाब से इट शुड बी विद इन द नॉर्मल लिमिट में रखो, तो उससे भी लिवर में जो फैट है वो कम हो जाता कम है। हो या आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, पानी का
जो कंजम्पशन है वो अच्छा रखो, हम्म, डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल रखो। तो ये सारे मेथड हैं जिससे आप अपना फैटी लिवर को बहुत लार्जर एक्सटेंट तक उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। ओके, अब मैं चाहूंगा कि आप जो भी डिजीज की बात हुई है, फैटी लिवर, कब्ज, डायरिया, इन्हें एक फिजिकल तरीके से समझाएं कि होता क्या है हमारी बॉडी में। लाइक फॉर एग्जांपल, फैटी लिवर का नाम फैटी लिवर है, बट असल में लिवर फैट नहीं हो जाता, उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स कुछ और होते हैं। तो वो हमें थोड़ा समझाएं कि कैसे होता है वो। फैटी लिवर का नाम बेसिकली फैटी लिवर इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअली लिवर में फैट ही बढ़ता है उसमें। अच्छा, होता है ऐसे। उसमें लिवर में एक्स्ट्रा हाँ। एक्सेस फैट हो जाता है, जो नॉर्मली भी कुछ फैट होता है लिवर में, हम्म, पर फैटी लिवर तब बोला जाता है वो जब नॉर्मल फैट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो हम्म, बेसिकली फैटी लिवर में एक्चुअली फैट बढ़ जाता है ओवर, जैसे चर्बी बढ़ जाती है, आम भाषा में हाँ बोले जी, हाँ कि जी, हाँ जी। लिवर में चर्बी या फैट जमा हो गया है। हम्म, तो जैसे आप कह रहे थे ना भी ये जमा हो जाती है मैगी या ये सब, हाँ, तो बेसिकली ये फैट की फॉर्म में जमा होती है लिवर फैट में। की फॉर्म, ठीक तो है। जब हम एक्सेस कैलोरीज खाते हैं, एक्सेस फैट खाते हैं, हाँ एक्सेस जी, कार्ब्स खाते हैं, तो वो सब बॉडी में जाके एक्स्ट्रा जो फैट्स होते फैट हैं, के फॉर्म में जमा हो जाता है लिवर में, जिसको कि हम फैटी लिवर फैटी बोलते हैं। लिवर बोलते हैं। आगे फिर कब्ज की बात करें। कार्ब्स भी सेम, जो कार्ब्स हम अगर एक्सेस में कार्ब्स कर खाते हैं तो वो भी अंदर जाके जो भी हम कार्ब्स खाते हैं अल्टीमेटली हाँ जी। बॉडी में एक तो वो शुगर बढ़ाते हैं, हम्म, एकदम से शुगर बढ़ती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स दुनिया में एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का और डायबिटीज का, है ना। राइट। तो कार्ब्स हैं जो स्पेशली जो हम दूसरी शुगर्स खाते हैं, जो प्रोसेस्ड शुगर्स हैं, हाँ जी। वो तो बहुत ही हानिकारक हैं। जो नेचुरल शुगर्स हैं जो फ्रूट्स में मिलती हैं वो दे आर बेनिफिशियल। बेनिफिशियल। तो प्रोसेस्ड जो शुगर्स हैं वो बहुत ही हानिकारक हैं, क्योंकि वो एक तो डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती हैं, हाँ जी। मोटापे का रिस्क बढ़ाती है, ओबेसिटी का, और साथ में फैटी लिवर का। फैटी लिवर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्सेस कार्ब्स खाने से भी होती हैं, और एक्सेस फैट्स, हम्म, ये सारे कंजम्पशन से। बेसिकली एक्स्ट्रा कैलोरीज, हम्म, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कार्ब्स अगर खा रहे हो तो वो अल्टीमेटली वो बॉडी में स्टोर जाके फैट की फॉर्म में ही होंगे। चाहे आप जो भी खा रहे हो वो फैट बन के ही बॉडी में स्टोर स्टोर होता है, और उससे मोटापा होता है, और कुछ फैट लिवर में जमा होता है, जिसको कि हम फैटी फैटी लिवर की लिवर। फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। और कौन सी कॉमन लिवर डिजीज है जो आपको पता लगती है पेशेंट्स के थ्रू? बाकी लिवर की डिजीजेज में सबसे कॉमन तो जो मैंने आपको बोला आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, जो कि हाँ बैड जी। लाइफस्टाइल की और मोटापे की वजह से। हाँ जी। इसके सिवाय जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, जो कि दारू पीने से होती है, चाहे वो हम्म, अ, कोई भी तरह की दारू हो। लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि मैं तो बियर ही पीता हूँ, विस्की तो नहीं पीता। हाँ हाँ, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, देसी, अंग्रेजी, सब दारू दारू होती है। तो दारू पीने से जो होती है। हाँ जी। फिर कुछ और जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि बड़ी कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी काफी देखने में मिलती है, जैसे कि जिसको आम भाषा में काला पीलिया बोला जाता है, हेपेटाइटिस हाँ जी। बी और हेपेटाइटिस सी रिलेटेड जो हम्म, लिवर डिजीजेज होती हैं, ओके। वो होती हैं। और इसके सिवाय कई एक्यूट हेपेटाइटिस भी होते हैं, जो हम्म, हेपेटाइटिस ए या ई की वजह से होते हैं। हाँ जी। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस कर सकते हैं या जॉन्डिस कर सकते हैं, पर वो यूजली ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब कि थोड़ी देर के लिए करते हैं, और उसके बाद यूजली आदमी उससे रिकवर कर जाता है। रिकवर कर और लेंगे। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका साइड इफेक्ट हो सकता है। हम्म, तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। डैमेज कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं पेट की तरफ दोबारा। आप मुझे बताइए कि कब्ज या डायरिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है उनका, वो कैसे होती हैं हमारे पेट में? किनका क्या? कब्ज एंड डायरिया, जैसे आपने बताया ना फैटी लिवर में फैट स्टोर होता है, तो वैसे कब्ज कैसे होती है, डायरिया कैसे होती है? कब्ज, बेसिकली कब्ज क्या है? कब्ज होता है अभी जो जो पॉटी है, या तो हमको बहुत हार्ड आ रही है, मतलब जब आप पॉटी कर रहे हो तो आपको एक संतुष्टि नहीं महसूस हो रही, खुल के नहीं आ रही, वो भी हम्म, कब्ज में आती है। बहुत हार्ड आ रही है, या आपको 2-3 दिन छोड़ के आ रही है ना। तो ये सारी जो बेसिकली कब्ज की परिभाषा में आती हैं। कईयों को इसके साथ पेट में दर्द भी महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कई लोगों को पेट भारी भारी भी महसूस होता है इसके साथ। ठीक है। कईयों को पॉटी करते टाइम ब्लड भी आता है, जिससे हम्म, वो जब हार्ड पॉटी आती है तो उसको नीचे रगड़ लगती है, तो हम्म, पाइल्स भी हो जाते हैं, फिशर्स भी बन जाते हैं लोग। तो ये सारी चीजें कवच को लेकर हो सकती हैं। ठीक है। उसी तरह लूज मोशन है, हम्म, डायरिया है। डायरिया भी बेसिकली पतला मोशन आता है, हाँ ठीक जी। है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। हम्म, तो इस तरह उसके भी बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग बहुत सारे। इन्फेक्शन हैं, अच्छा खाना पीना नहीं है, बाहर का खाना पीना है फ्रीक्वेंटली, हम्म, और बहुत सारे कारण हैं। इवन कनक की एलर्जी भी, गेहूं की एलर्जी भी होती है, पंजाब ओके। में बड़ी कॉमन है। गेहूं की हाँ, एलर्जी पंजाब में?
नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इट्स क्वाइट कॉमन नॉर्थ इंडिया ओके। में, पंजाब, हरियाणा, हाँ। दिल्ली, राजस्थान, यूपी ओके। में ये बहुत आम बीमारी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। गेहूँ सबसे खाया बड़ा भी जाता है। प्रोड्यूसर गेहूं गेहूं का नॉर्थ इंडिया ही है और वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। बेसिकली जो जो नॉर्थ इंडियंस हैं इनमें जेनेटिक बेसिकली जेनेटिक डिजीज है। हाँ जी। जेनेटिक मीन्स उनके जीन्स में ये डिजीज होती है, हम्म। और जब उनको खाने को गेहूं मिल जाता है तो वो उनको डिजीज के सिम्टम्स आते हैं, ओके। तो इसलिए वे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। ज्यादा है। ठीक है। अगर आज की जनरेशन को देखें, जेनजी को देखें या मिलेनियल्स को भी देखें, तो आजकल मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। ऑफिस का काम होता है, टेबल वर्क जैसे तुमने बताया, उससे मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो क्या मेंटल स्ट्रेस से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम्म। मेंटल स्ट्रेस का पेट की बीमारियों से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, और Okay. इनसे भी बहुत गहरा रिश्ता है। हम्म। जैसा कि आपने देखा हो, अगर आप कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हो या कोई इम्पोर्टेंट कोई इंटरव्यू पे बैठे हो, तो आपने देखा होगा आपको बार बार पॉटी जाने का मन करता है, या हम्म। पेट में मरोड़े से आते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। बेसिकली उस टाइम आप स्ट्रेस में होते हो, आपका दिमाग स्ट्रेस में होता है। हम्म। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका पेट भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो हम्म। ब्रेन और पेट दोनों का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, या यू कैन से कनेक्ट होता है। तो जब पेट में स्ट्रेस ज्यादा होता है तो पेट खराब होता है। हम्म। जब पेट में कोई एक्चुअल में पेट की कोई प्राइमरीली बीमारी है तो उससे हमको स्ट्रेस होता है। तो Okay. दोनों का आपस में लिंक है। तो इस तरह जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं लोग, या ऑफिस की वजह से है, चाहे कोई उनकी घर की प्रॉब्लम है, चाहे उनकी कोई स्कूल की प्रॉब्लम है, कॉलेज की, या वट एवर, तो उन सब में उन लोगों को एसिड भी ज़्यादा बनता है, गैस भी ज़्यादा बनती है, कईयों को पेट बार बार पॉटी जाना पड़ता है, हाँ जी। इनको कवच भी हो जाती है। तो इस तरह इनका डायरेक्ट रिलेशन। रिलेशन है ब्रेन और स्टमक का हाँ, इसको हम ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं। ब्रेन और गट दोनों का आपस में कनेक्शन। कनेक्शंस होते हैं। ओके। जेंजी की बात फिर से करूंगा। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, डिटॉक्स ट्रेंड, कि मैं इतनी देर फोन नहीं चलाऊंगा। चलो वो तो मेंटल बात होगी, फोन नहीं चलाऊंगा। एक होता है कि इतनी देर सिर्फ पानी पीऊंगा, ये इतनी देर जंक फूड नहीं खाऊंगा। तो उससे डायरेक्टली रिलेशन पेट में ही जाता है। तो क्या वो चीज़ सही है जो चल रही है, ट्रेंड ये डिटॉक्स ट्रेंड? डिटॉक्स ट्रेंड, बेसिकली डिटॉक्स मैं ये मानता हूँ, जो 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 हम डिटॉक्स करते हैं, जो जो हेल्थ है, इट्स अ नेवर एंडिंग, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट फॉर योर गुड हेल्थ। डिटॉक्स करना एक बेसिकली क्या है, हम डिटॉक्स में सोचते हैं कि थोड़े दिन हम दारू बंद कर देते हैं, थोड़े दिन हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। वो मेरे को लगता है वे कोई इट्स जस्ट आई वॉश है। वो आप टेम्पररी अपने आप को एक सांत्वना दे रहे हो कि हाँ ये मैंने दारू बंद कर दिया, या हाँ जी। तो वो टेम्पररी आपको थोड़े दिन के लिए ठीक रखेगा। बट हाँ। अगर आप एक्चुअल में अपनी यू वांट अ गुड हेल्थ, गुड गट, हाँ जी। so you need to do it on a regular basis हम्म। throughout your life. Yeah. Only then you will have a super health. सुपर है। ओके। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए। हमारे एल्डर्स हमें मना करते हैं खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दूध और बनाना इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशन जो आप मना करते हो कि नहीं खाने चाहिए एक साथ? मेरे ख्याल ऐसा कोई, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई हमारी जो हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है दूध और बनाना इकट्ठा खाने में। मेरे ख्याल कोई ऐसी आई थिंक इट्स अ मिथ हाँ, है, इससे okay. कोई ऐसा ऐसा नहीं प्रॉब्लम होता। नहीं होना चाहिए। Yes. ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा हो जिससे होता है आपके हिसाब से, कोई फूड कॉम्बिनेशंस जो इकट्ठे नहीं खाने चाहिए? ऐसा कोई मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, बट जो भी है आप पेट भर के ना खाओ। ओके। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, मेरे ख्याल हाँ। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में तो कोई मेरे को ठीक है। नहीं है। हाँ जी। ओके। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स या कुछ सिंपल एडवाइस आप देना चाहें ताकि उनकी गट हेल्थ या उनकी लिवर हेल्थ सही रहे? जरूर। बेसिकली गट हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिकली एक तो आप जो अ, जो खाना है टाइम पे खाएं, ठीक है। फूड को स्किप ना करें, टेक इट ऑन स्टैंडर्ड या रेगुलर एक टाइम स्लॉट है उसके तहत लें। ये नहीं है कि सुबह खाया फिर दोपहर का कभी खाया ही नहीं, सीधे ही रात को खा रहे हो, ठीक है। तो रात का खाना बहुत लेट खा रहे हो, वो नहीं करना है। तो टाइम पे खाने की कोशिश करो। सेकंड, अंडर ईट करें, ओवर ईट ना करें कभी भी। जो
खाना खा रहे हो जितनी भूख है उससे 5-10% खाना आप कम ही खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करनी। ठीक है। तीसरा है जो टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, हम्म। 2 से 3 लीटर 8 से 12 गिलास पानी रोज पीने चाहिए। हम्म। फिर प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए जिसमें लॉट ऑफ फाइबर्स यू विल गेट। ठीक है। ठीक है। फिर आप जो अवॉइड कुछ करनी है चीज़ें बेटर ब्लड के लिए, जो बाहर का खाना है स्पेशली जंक फूड, फास्ट फूड, हाँ जी। चाय, कॉफ़ी, हम्म। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जितनी कम हो आपकी लाइफ में उतना बेटर है। Better. फिर रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए फॉर ए गुड बट हम्म। उसके लिए टाइम पे सोना, गैजेट्स का काम यूज़ करना ठीक है। और नींद पूरी लेना, ये सारी चीज़ें मुझे करना होता है उससे गुड ब्लड हेल्थ। ओके। तो थैंक यू सर यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू इतनी अच्छी एडवाइसेस देने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।